हेलो स्टूडेंट्स, एवीएन नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लास्ट क्लास में कह चुके थे कि हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर टेंस पढ़ने वाले हैं। कंपटीशन में सिर्फ टेंस एक टॉपिक नहीं है, जैसे कि टेंस से रिगार्ड करते हुए बहुत सारे टॉपिक हैं जो आप लोगों को पढ़ने होते हैं। फॉर एन एग्जांपल नरेशन, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये 3 मेजर टॉपिक हैं जो कंपटीशन में आपकी हेल्प करेंगे। सबसे फर्स्ट अगर मैं नरेशन की बात करती हूँ और हम एसएससी सीजीएल की बात करते हैं, मैं सीपीओ और सीएचएसएल की बात नहीं कर रही हूँ। अगर हम सीजीएल की बात करते हैं तो आप सभी जानते हो कि सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो 3 ईयर के अंदर कंप्लीट होता है। उसमें जो सेकेंड ईयर होता है उसमें नरेशन लगभग 24 से 27 मार्क्स का है। और अगर आपको टेंस ही नहीं आते हैं तो डेफिनेटली आपको नरेशन तो आएंगे नहीं। और अगर प्री की भी बात करते हैं तो लगभग 4 नंबर तक का प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम ऐसे ही अगर मैं वॉइस की बात कर रही हूँ तो वॉइस भी 20 नंबर तक के आपके मेंस में पूछे जाते हैं और 2 नंबर का आपका प्री का क्वेश्चन बनता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से आपसे फिलर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, जो ब्लैंक वाले आते हैं, नीचे 4 ऑप्शंस आते हैं, वो आपको करने होते हैं। तो 3-4 टॉपिक ऐसे हैं डेफिनेटली जो आपको अगर टेंस नहीं आते हैं तो आपको ये टॉपिक पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। तो हम टेंस की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको वर्ब के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि वर्ब क्या है। बेसिकली जब हम वर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वर्ब क्या है। लेकिन टेंस में भी वर्ब आने वाली है तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है। एक्चुअली वर्ब 2 तरीके की है। एक वो जो सेंटेंस में हेल्प कर रही है तो उसको हमने हेल्पिंग वर्ब कह दिया, है ना। और दूसरी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का मतलब जिसके बिना कभी भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। मेन वर्ब के बिना, हाँ, स्पोकन इंग्लिश में चल जाता है काम, बट ग्रामेटिकल इंग्लिश की अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रामेटिकल इंग्लिश में मेन वर्ब के बिना कभी भी सेंटेंस नहीं बनेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ आई टीच में आई आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या है सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट अभी टेंस के पर्पस से अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे समझ सकते हो जो सेंटेंस में काम को कर रहा है वही आपका सब्जेक्ट है। लेकिन जब लेवल बढ़ेगा तो वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट या तो कोई नाउन हो सकता है या सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो सकता है। जैसे कि ही, शी है, आपके दे है, इस तरीके से जो प्रोनाउन होते हैं वो आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं और जो नाउन है वो आपके सब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि नाउन क्या होता है। तो जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब डेफिनेटली नाउन के बारे में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप रियलाइज कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो नाउन है। कोई लड़का है, महसूस किया जा सकता है, दैट मीन्स नाउन है। ये मार्कर है, मैं इसे छू पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ, दैट मीन्स नाउन है। ये बोर्ड है या आपके सराउंडिंग्स में लगभग जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो नाउन है। कोई आपको बहुत खुश दिखाई दे रहा है, क्या बात है आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, दैट मीन्स खुशी भी क्या है, नाउन है। ठीक है, तो या तो कोई नाउन सब्जेक्ट होता है या कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस में आई जो है वो आपका क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है। और अगर मैं टीच की बात कर रही हूँ तो टीच क्या है, यहाँ पर वर्ब है। अगर मैं सेंटेंस से टीच को हटा दूं तो ये सेंटेंस आपका सिर्फ आए रह गया। अगर मैं किसी के सामने जाकर के बोलती हूँ आए तो वो मेरी तरफ ऐसे क्वेश्चन मार्क की तरफ देखेगा, व्हाट, आगे क्या। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है, यानी कि अगर इसमें से मैंने टीच को हटा दिया तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब टीच यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बिना सेंटेंस बन सकता था। जैसे कि सेंटेंस में आई सब्जेक्ट हो गया और टीच मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब है कहाँ, नहीं है ना। तो अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बिना तो सेंटेंस बन सकता है क्योंकि केवल सेंटेंस को बनाने में हेल्प कर रही है, लेकिन मेन वर्ब के बिना कभी भी सेंटेंस नहीं बनेगा। अब बात आती है कि वर्ब होती कौन कौन सी। तो जो वर्ब है आपकी मेन वर्ब वो 4 तरीके की होती है। जैसे कि मैंने एक वर्ब ली डू। डू का मीनिंग आप जानते हैं किसी काम को करना। इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है डिड और जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है डन। ये 3 फॉर्म्स तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, इसका अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर लर्न करने के अलावा। तो डू, डिड और डन। जो 4th फॉर्म होती है उस 4th फॉर्म का मीनिंग होता है, आप उसमें क्या लगा दोगे, आईएनजी।
तो ये फोर्थ फॉर्म बन गई है डूइंग, ठीक है। अगर मैं फिफ्थ फॉर्म की बात कर रही हूँ तो फिफ्थ फॉर्म का मतलब है उसमें क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा, तो ये क्या हो गया आपका डज, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, या तो डू, डिड, डन, डूइंग, डज। सेम इसी तरीके से राइट, रॉट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, ठीक है। सेम इसी तरीके से कम, केम, कम, कमिंग एंड कम्स, ठीक है। तो ये जो वर्ब है फोर्थ फॉर्म जब आपको बनानी है तो आप आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। फिफ्थ फॉर्म की बात कर रहे हैं तो उसमें एस या ईएस लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि वर्ब की कितनी फॉर्म पॉसिबल है, 5। अब एक और प्रॉब्लम हमारे साथ में आती है, ये तो आप सभी को पता है कि जो टेंस हैं वो टेंस 3 तरीके के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, और ये भी आपको पता है कि जो प्रेजेंट है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो पास्ट है उसको भी हमने 4 में डिवाइड किया है, और जो फ्यूचर है उसको भी हमने 4 में डिवाइड किया है। अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो 4 कौन कौन से हो जाते हैं। फर्स्ट हो जाता है आपका सिंपल, या इसे हम इंडेफिनिट भी कह देते हैं। सेकंड हो जाता है कॉन्टिन्यूअस, देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। अब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन केवल जो बच्चे एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो वो यूजलेस है, क्योंकि उनके तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, यानी कि हिंदी जैसा वर्ड आपको पेपर में कहीं दिखाई भी नहीं देगा। तो मैं दोनों ही तरीकों को साथ में लेते हुए चलूँगी। ट्रांसलेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे, और जो एसएससी के लेवल के क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे, ठीक। सबसे फर्स्ट बात ये आ जाती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है कि प्रेजेंट सिंपल है क्या। तो देखो, हिंदी में अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपको सेंटेंस के लास्ट में जब भी कभी है दिखाई दे रहा है तो वो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। और अगर जस्ट उसके पास में ता, ती, ते जैसे शब्द दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रेजेंट सिंपल है। अब एक बार मैं क्लास ले रही थी तो किसी एक स्टूडेंट ने, जब मैंने ये बात कही कि यहाँ है और ता, ती, ते आता है तो आपको प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग बनाना है, तो उसने मुझसे पूछा कुत्ता है। अब उसमें भी तो ता है आ रहा है लास्ट में, उसका क्वेश्चन लॉजिकल था, ठीक है, बट उस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से मेंटेन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में अगर हम टेंस पढ़ रहे हैं तो हमारे पास में जो सेंटेंस हैं वो इस तरीके के होने चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट भी होना चाहिए, उसमें वर्ब भी होनी चाहिए और उसमें ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के बिना तो फिर भी सेंटेंस का फॉर्मेशन पॉसिबल है, बट सब्जेक्ट और वर्ब तो कम से कम हमारे पास में होना चाहिए। अब कुत्ता है में तो लो हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट है, वर्ब तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देख लेती हूँ, जैसे कि कॉमन एग्जांपल है वह जाता है, ठीक है। अब अगर हम वह जाता है को चेंज करेंगे इंग्लिश में तो किस तरीके से चेंज करेंगे। एक फॉर्मेट जो आपको बिल्कुल हमेशा के लिए याद कर लेना है कि किसी भी सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस को बनाते समय सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होता है डेफिनेटली कि हमें तो यही नहीं पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, तो हमसे तो टेंस होने वाले हैं नहीं। तो देखो मैं आपको क्लियर करती हूँ कि इस बॉक्स के अंदर मैंने जितनी भी वर्ब लिखी हैं वो सारी की सारी वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले ये देखना है कि सेंटेंस का लास्ट का वर्ड क्या है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, है। तो मैंने आपको एक बात बताई कि प्रेजेंट टेंस है अगर तो सेंटेंस के लास्ट में है आएगा। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट टेंस है, बट इश्यूज ये भी हैं कि प्रेजेंट को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि वो प्रेजेंट सिंपल है या कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये पता करने के लिए आपको जस्ट उसके पास का शब्द देखना है। क्या दिखाई दे रहा है, ता, और मैंने यहाँ पर लिखा है कि ता, ती, ते किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो यानी कि हमें ये वाला बॉक्स पढ़ना है, फर्स्ट नंबर का जो बॉक्स है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास में 2 वर्ब लिखी हुई हैं। जो फर्स्ट वर्ब है वो है डू और जो सेकंड वर्ब है वो है डज। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कब डू लगाना है, कब डज लगाना है।
है ना। तो डू और डज का आज मैं फंडा क्लियर करती हूँ। सिर्फ डू डज का नहीं, इस बॉक्स में जितनी भी वर्ब लिखी हुई है उन सभी को आपको इजीली समझ में आएगा कि कब हमें कौन सी वर्ब का यूज करना है। तो दो शब्द आप लोगों ने सुने होंगे, सिंगुलर और प्लूरल, जिन्हें हम हिंदी में सिंगुलर को तो हम कहते हैं एक वचन और प्लूरल को हम कहते हैं बहुवचन, है ना। अब एक वचन और बहुवचन का कंसेप्ट भी इंग्लिश में आकर के थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे कि आई को ले लो, अब ये लैंग्वेज है, आई के साथ में आई वो जो वर्ड है आपका, उसके साथ में आप प्लूरल वाली वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है डू और डज में कैसे डिफरेंशिएट करें। ये देखो यहाँ पर क्या आ रहा है लास्ट में, एस, ध्यान से देखना, इस चीज को समझना। लास्ट में क्या आ रहा है, एस। एस का मतलब क्या होता है, सिंगुलर, यानी कि जिस वर्ड के लास्ट में एस आएगा वो सिंगुलर के साथ आएगी और बची हुई प्लूरल के साथ आएगी। यानी कि डज किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ, तो डू किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ। सेम ऐसे ही और आगे बढ़ जाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसके लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, एस, यानी कि ये किसके साथ आने वाला है, सिंगुलर के साथ। आपको पता है कि आई के साथ एम आता है और बचा हुआ किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ। सेम ऐसे ही हैज के लास्ट में क्या आ रहा है, एस, इसका मतलब ये किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ, और बचा हुआ किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ। अब आपको पता है अगर हैज सिंगुलर के साथ है तो हैज बीन भी सिंगुलर के साथ ही आएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं इधर बात कर रही हूँ तो जो डिड आ रहा है ये तो अकेला ही है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। इधर वॉज वर में वॉज की बात करें तो वॉज के लास्ट में ऐसा आ रहा है, इसका मतलब ये सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ, ठीक है। हैड अकेला है, हैड बीन अकेला है, ये तो टेंस ही अपने आप में न्यारा है, इसको तो अपन बाद में ही बात करेंगे इसके बारे में, तो ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात मेरी क्लियर हुई होगी कि जिस वर्ब के लास्ट में ऐसा आ रहा है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर के साथ आएगी और बची हुई किसके साथ आएगी, प्लूरल के साथ। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में सवाल चल रहा होगा क्या सिंगुलर होते हैं, क्या प्लूरल होते हैं, हमें तो यही नहीं पता, तो वो भी सुन ले। देखो सिंगुलर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो सिंगुलर ही, शी, इट, किसी का नेम, ठीक है। यानी कि अगर आपको ही सब्जेक्ट दे रखा है तो आप उसके साथ एक वचन वाली वर्ब लगाएंगे, शी दे रखा है तो उसके साथ लगेगी, इट के साथ लगेगी और नेम के साथ लगेगी। अब बचे हुए जो हैं वो सारे आपके क्या हैं, प्लूरल, जैसे आई, यू, वी और दे, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। अब अगर मैं इस सेंटेंस को आपसे बनाने को कहती हूँ तो जिस बच्चे ने आज तक कभी भी टेंस नहीं पढ़े शायद वो भी कोशिश तो कर सकता है एक बार बनाने की कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैंने ऊपर एक फॉर्मेट लिखा है कि सबसे पहले आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट का मतलब है जो उस सेंटेंस में काम को कर रहा है। अब इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, जाने का, और ये जाने का काम कौन कर रहा है, वह। इसका मतलब ये हमारे सेंटेंस का वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ताहे से पता चल रहा है कि किसी लड़के की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। समझ में आई इतनी बात। इसके आगे आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इसके आगे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए टेंस पहचानना पड़ेगा, क्योंकि इस बॉक्स में जितनी भी वर्ब लिखी हैं वो सारी की सारी वर्ब क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो ता है यहाँ पर, यानी कि प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब हमारे पास में है डू और डज। अभी अभी मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी कि ही, शी, इट और नेम ये सभी क्या है, हमारे सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में कौन सी वर्ब लगती है, डज लगती है। पर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, कंसेप्ट तो यही कहता है कि मुझे यहाँ डज लगाना चाहिए जो मैंने आपको अब तक बताया है, पर यहाँ पर एक नई बात भी आ जाती है और वो नई बात होती है सेंटेंस। इंग्लिश में जो सेंटेंस है वो बेसिक हमारे पास में 3 टाइप के होते हैं, या तो सिंपल सेंटेंस जिसको अपन अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बस एक टेंस अगर प्रेजेंट सिंपल आपको समझ में आ गया ना, थोड़ी सी मेहनत यहाँ करनी पड़ेगी, उसके बाद फ्यूचर तक कोई मेहनत नहीं है। सारे टेंस जो हैं वो सिमिलर चलते हैं, बिल्कुल एक जैसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, सेकंड आपका नेगेटिव सेंटेंस, देन आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो सिंपल या अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो ये इस तरीके के सेंटेंस है, वह जाता है,
है ना। नेगेटिव की अगर बात करूँ, नेगेटिव कैसे, तो वह नहीं जाता है। इंट्रोगेटिव की बात करूँ तो वह कहाँ जाता है, ठीक है। इस तरीके से 3 तरीके के सेंटेंस बेसिक हमारे पास में होते हैं। तो ही डज, अब जो सिंपल सेंटेंस है, ये एक बहुत बड़ी बात है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, या फिर आप इस बॉक्स में देखिए तो भी आपको मेरी बात समझ में आएगी। यहाँ पर मैंने डू डज के साथ में वर्ब की 5th फॉर्म भी लिखी हुई है। इस वर्ब की 5th फॉर्म का यहाँ पर क्या मीनिंग है, तो समझना ही डज यहाँ पर लगेगा नहीं, क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। तो जब इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं दी तो ये सेंटेंस बेचारा परेशान हो गया, मुझे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दी और बाकी टेंस को आप हेल्पिंग वर्ब भी दे रहे हो। तो ऐसा सोचा गया कि इसको भी कुछ ना कुछ तो दिया जाना चाहिए। तो क्या किया, इसकी मेन वर्ब में एस या ईएस लगा दिया गया, जिससे ये खुश हो गया, है ना। अब इसकी मेन वर्ब क्या है, जाना। जाने को अपन क्या कहते हैं, गो। गो की अगर मैं 5th फॉर्म की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 5th फॉर्म का मतलब क्या है, एस या ईएस लगाना। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, ईएस लगा दिया। ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का कहती हूँ कि ये सेंटेंस ऐसा होता कि वह नहीं जाता है, मैं लिख ही देती हूँ दोबारा। अब कैसे बनाया जाए, तो ध्यान रखना कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है या सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उन दोनों ही कंडीशंस में आपको क्या करना है, नॉट का डू डज का यूज करना है। अब इसको चेंज करते हैं, वही बात, सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढना है। जाने का काम हो रहा है और कौन नहीं कर रहा है, वह, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो गया है यहाँ पर। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो यहीं से जानना आपके लिए जरूरी है। आगे जा करके आपको जब ग्रामर का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा तो आपको इश्यूज ना हो, इसलिए आप यहीं सुन ले इस बात को, तो बेटर होगा कि ये जो नहीं है ना, ये बहुत ही जिद्दी किस्म का इंसान है। इसकी तो फितरत है कि मुझे तो तीसरे नंबर पे ही आना है, तो ये तो हमेशा फिक्स जगह रहेगी इसकी। 1st नंबर ही आ गया, 2nd पे डज आ गया, 3rd नंबर पर आपका क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ही डज नॉट। आगे जाना, जाने को हम क्या बोलते हैं, गो। एक बात यहाँ ध्यान रखना, यहाँ गोज नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आप एक सेंटेंस में पहले ही वर्ब की 5th फॉर्म का यूज कर चुके हो, दूसरी बार दोबारा नहीं कर सकते। एक सेंटेंस में कभी भी एक जैसी 2 वर्ब नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनेगा, ही डज नॉट गो। क्लियर है सभी को। चलिए, इसके आगे टेंस जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि हम डेली जो है 5 मिनट का टाइम या 2-3 मिनट का टाइम होगा हमारे पास, उसमें हम वोकैब और ईडियम्स करेंगे। तो अभी हम वोकैब और ईडियम्स पे आ जाते हैं। ये आज के हमारे 3 वर्ड हैं, रॉन्ची, हैगार्ड और हैगल, है ना। इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है, वही बात है मैं आपको लास्ट क्लास में कह चुकी हूँ कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं, है ना। तो सिनोनिम्स और सीजीएल की बात करें या फिर सीपीओ की बात करें, इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा वोकैब से आते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वर्ड आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूँगी, हैगल, है ना। इसको मैंने आपको बताया था हम 2 तरीके से वोकैब पढ़ेंगे। जो फर्स्ट जो मैथड होता है वो तो आपका रूट वर्ड से हो जाता है, जो अभी तक हमने स्टार्ट ही नहीं किया है। कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे बस मैंने आपको, और बाकी ये जो नेमोइक मेथड है इससे मैं वोकैब पढ़ा रही हूँ अभी आपको। तो देखो एक बार, ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है हैगल, इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर है, और अगर मैं इस GLE की बात करूँ तो मैंने इसको गले लिख लिया, गले, ये जो गला होता है वही, है ना। मैं एक बार मार्केट जा रही थी और मुझे एक की चेन बहुत पसंद आया। अब मैंने उसका जो प्राइस है वो शॉप वाले से पूछा, तो उसने मुझे बताया कि इसकी प्राइस जो है मैम 400 रुपीज़ है। अब मैंने चेक किया तो मेरे पास में तो ओनली 300 रुपीज़ ही थे। तो मैंने ऐसा सोचा कि अब कुछ तो बार्गेनिंग होगी यहाँ पर। तो मैंने उनको कहा कि आप कुछ तो कम भी करोगे इसमें। तो वो बोले कि ठीक है मैम, लास्ट आपके लिए 350 रुपीज़ में है ये। मैं तो उनको पीछे ही पढ़कर रह गई, नहीं भैया मुझे तो 300 में ही चाहिए। तो एट लास्ट वो परेशान होकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के बोले, मैडम आप तो मेरे गले ही पड़ गए हो,
यानी कि यहाँ पर उन्होंने क्या कहा लास्ट में, और आप लोगों के साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि शॉप वाले कहते थे मेरे गले मत पड़ो, अगर आता तो मैं आपको ज़रूर दे देता इतने में, है ना। तो यहाँ पर गले पड़ने से इंसान क्या हो जाता है, थक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हैगल है इसका मीनिंग भी होता है थकना, यानी कि जब आप परेशान हो जाते हो तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं हैगल, थकना, ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड और है ऊपर, हैगार्ड। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है गार्ड। गार्ड, अब आपको पता है कि गार्ड का जो काम है वो बहुत ही टफ काम है कि उसको 10 घंटे या 12 घंटे खड़े रहना है, तो खड़े खड़े इंसान थक जाता है। तो हैगार्ड का जो मीनिंग है, हैगार्ड का मीनिंग भी सेम निकल करके आता है, थकना। तो ये दोनों वर्ड जो हैं हैगार्ड और हैगल एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, सिनोनिम हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऊपर एक वर्ड मैंने लिखा है रौंची। रौंची 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 रौंची, जब कई बार हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो कहीं ना कहीं ये रांची के जैसा साउंड दे रहा है। और एक बार 2005 के समथिंग, आपको पता है कि अभी भी बहुत स्वच्छता अभियान के बारे में चल रहा है, तो जब ये इनके आंकड़े निकल करके आते हैं हर साल, तो उस साल 2005 में रांची को दुनिया का सबसे गंदा शहर बताया गया था। तो रांची का मीनिंग भी होता है गंदा या भद्दा, कोई चीज़ ऐसी हो जो बहुत गंदी लग रही है, भद्दी लग रही है, उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं रौंची, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।